अब हम पढ़ने वाले इल्तुतमिश को। हमने कुतुबुद्दीन ऐबक को और आराम शाह को पढ़ लिया। अब इस पर तीसरे नंबर के जो राजा बनते हैं वो बनते हैं इल्तुतमिश। यहाँ ध्यान रखते हैं इल्तुतमिश का जो शासन है 1210 से लेकर 1236 तक इनका शासन है। और इल्तुतमिश का ही जो अर्थ होता है वो होता है साम्राज्य का स्वामी। इल्तुतमिश नाम का क्या मतलब होता है? साम्राज्य का स्वामी। और इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया था? दिल्ली को इन्होंने राजधानी बनाया था। और ये ही दिल्ली के सल्तनत के क्या है? ये वास्तविक संस्थापक के रूप में इन्हें देखा जाता है। दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक के रूप में इन्हें देखा जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ लेके आए? लाहौर से दिल्ली लेके आए। तो ये जो है ये वास्तविक संस्थापक है। एक इनकी उपाधि आप देखें, इनकी उपाधि काफी इंपोर्टेंट है नहीं। ईश्वर की भूमि का रक्षक, ईश्वर के सेवकों का सहायक, अमीर उल उमरा, सुल्तान आजम, ये जो है ये इनकी उपाधि है। लेकिन इनसे एग्जाम में सवाल आते हैं प्रथम के। तो ये जो है प्रथम इलबारी शासक, प्रथम इलबारी शासक का नाम बताए तो वो जो है इल्तुतमिश है। प्रथम तुर्की सुल्तान का नाम बताए तो अगर इस तरीके का सवाल पूछा जा रहा है तो इल्तुतमिश हो जाएगा। प्रथम तुर्की सुल्तान कौन थे? इल्तुतमिश। एक आप ध्यान रखेंगे, एक सवाल एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे प्रथम तुर्की सुल्तान का नाम बताए जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। तो ये जो है वो इल्तुतमिश ही है। प्रथम तुर्की सुल्तान है जिन्होंने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे, ये प्रथम थे। ये ही इसमें इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कई बार। एक आप इनके दरबारी विद्वान को याद रख सकते हैं, वो है निजामुल मुल्क जुनैदी। ये जो है ये इनके प्रधानमंत्री थे, निजामुल मुल्क जुनैदी। लेकिन आप याद रखेंगे मिनहाज उस सिराज को, मिनहाज उस सिराज को, ये इनके लेखक थे, दरबारी कवि थे। और इनकी नई एक रचना की थी, वो रचना थी तबकाते नासरी। वो रचना क्या थी? तबकाते नासरी। इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने क्या करवाया था? इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था। आप इसे ध्यान रखेंगे। कुतुब मीनार की टीम भरी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भरी थी, लेकिन निर्माण पूरा किसने कराया था? इल्तुतमिश ने कराया था। और इन्हें जो है भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है। मकबरा शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे इनका मकबरा जो है वो कहाँ पर है? वो दिल्ली में ही है। इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में है। और उस मकबरे की विशेष बात क्या है? ये हटा दें। उस मकबरे की विशेष बात क्या है? मकबरे की विशेष बात है कि वो जो है स्क्रिच शैली में बना है। कैसी शैली में बना? स्क्रिच शैली में, स्क्रिच शैली में बना। भारत का प्रथम मकबरा है। याद ध्यान। और इनकी मृत्यु जब हो गई थी तो इन्हें इन्हीं के द्वारा बनाए गए मकबरे में दफनाया था। यह ध्यान रखें। और देखो इसमें इनके समय में, इल्तुतमिश के समय में क्या हुआ था? मंगोलों का आक्रमण हुआ था। मंगोलों का आक्रमण हुआ था। और मंगोलों का आक्रमण किसके किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आप ध्यान रखेंगे चंगेज खां के नेतृत्व में, चंगेज खां के नेतृत्व में इनके समय में मंगोलों का आक्रमण हुआ था। आगे बढ़ो, एक इन्होंने संगठन बनाया था जिसका नाम क्या था? तुर्काने चहलगानी संगठन था। तुर्काने चहलगानी संगठन में इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 40 गुलामों को लेकर एक संगठन बनाया था। और इनके द्वारा ये जो है ये इल्तुतमिश जो है, ये आप ध्यान रखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या क्या है? ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दास थे और दामाद। ये दामाद भी है और दास भी है। और किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक के, कुतुबुद्दीन ऐबक के। ये इनके गुलाम भी थे और इनके दामाद भी बने थे बाद में। एक देखो इन्होंने क्या संगठन बनाया? इन्होंने संगठन बनाया तुर्काने चहलगानी। इसमें इन्होंने 40 गुलामों को लेकर एक संगठन बनाया। तुर्काने चहलगानी का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। और इन 40 में जो है एक मौजूद था बलबन। ये आप ध्यान रखें। इसमें क्या है? बलबन भी मौजूद था। इसमें कौन मौजूद था? बलबन भी मौजूद था। एक देखो अब आप ध्यान रखें, इसका सवाल जो है संगठन जो बनाया वो किसने? ये बनाया इल्तुतमिश ने इसे बनाया। लेकिन जब ये नष्ट होगा तो इसे नष्ट कौन करेगा? इसे नष्ट करने का श्रेय किसे जाएगा? वो जाएगा बलबन। तो ये इस तरीके से इल्तुतमिश के जो एग्जाम दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल थे वो हमने पढ़ लिए। और इनकी जो मृत्यु है वो 1236 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके बाद जो गद्दी पर बैठता है, गद्दी पर कौन बैठता है? तो रुकनुद्दीन फिरोज बैठता है। और ये रुकनुद्दीन फिरोज 6 माह तक बैठा था। इनकी माता का नाम था शाह तुर्कान। शाह तुर्कान इनकी माता थी और अपनी माता की मदद से ही ये गद्दी पर बैठ गए थे। और इनकी शासन जो है इनकी माता ही करती थी। बस ये गद्दी पर ऐसे ही दिखावे के रूप में इन्हें बिठाया गया। और इन्होंने क्या किया? फिर इनके शासनकाल में लगातार विद्रोह बढ़ते गए। तो फिर इन्हें जो है गद्दी पे से हटाकर किसे गद्दी पर बिठाया? रजिया सुल्तान को गद्दी पर बिठाया। रजिया सुल्तान का इंपॉर्टेंट सवाल क्या है? रजिया सुल्तान का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल क्या है? प्रथम महिला शासिका है। दिल्ली सल्तनत पर कोई भी महिला शासिका दोबारा नहीं आएगी, यही प्रथम महिला शासिका है। यह आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर रजिया सुल्तान जो है इनकी जो शादी हुई थी, इन्होंने अपनी शादी कहाँ पर की थी? किससे की थी? अल्तुनिया से इन्होंने अपना निकाह किया था। और अल्तुनिया और रजिया सुल्तान दोनों की क्या है? दोनों की मृत्यु हो जाएगी। और दोनों की मृत्यु कैसे हुई थी? डाकुओं द्वारा।
डाकुओं द्वारा इनकी हत्या हो गई थी दोनों की। और ये जो है डाकुओं द्वारा इनकी हत्या कहाँ पर हुई थी, कैथल में हुई थी। और जो मिनहाज सिराज थे वे क्या कहते हैं इनके बारे में, कहते हैं कि ये बुद्धिमान जो है, न्यायप्रिय थी, प्रजापालक और एक बहुत ही शांतिप्रिय महिला थी। इनका शासनकाल जो है तुलनात्मक दृष्टि से बड़ा ही शांतिपूर्ण रहा था, ऐसा मिनहाज सिराज इनके बारे में लिखते हैं। इनकी मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठ रहा है, मुइजुद्दीन बहराम शाह बैठ रहा है। मुइजुद्दीन बहराम शाह पर क्या इंपॉर्टेंट सवाल है, वो है मंगोलों का आक्रमण। मंगोलों का आक्रमण गुलाम वंश में 2 शासकों पर तीन पर हुआ है वैसे तो, पर अभी जो है इल्तुतमिश को देखें, इल्तुतमिश पर मंगोलों का जो आक्रमण हुआ था वो चंगेज खान के नेतृत्व में हुआ था। काया के नेतृत्व में जो हो रहा है वो बहराम शाह के शासनकाल में हो रहा है। अब इनके बाद और कोई इन पर सवाल महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद गद्दी पर कौन बैठा, नसरुद्दीन महमूद शाह बैठा। ये देखो, इसे गुलाम वंश भी इसीलिए नहीं कहा जाता क्योंकि इसमें सारे बराबर गुलाम नहीं बैठ रहे हैं। आपने देखा जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तो उसका बेटा राम शाह गद्दी पर बैठ गया, उसके बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ गया। इल्तुतमिश के बाद में जो गद्दी पर बैठ रहा है रुकनुद्दीन फिरोज, इसका पुत्र गद्दी पर बैठ रहा है, फिर इसकी पुत्री गद्दी पर बैठ रही है। फिर यहाँ पर मुइजुद्दीन बहराम, ये गुलाम नहीं है। अब गुलाम कौन है यहाँ पर, तुर्कान-ए-चैलगानी को जिसने खत्म किया वो गुलाम है, बलबन। तो इसीलिए इसे जो है क्या कहा जाता है, ममलुक वंश कहा जाता है। सबसे सफिशिएंट जो इसका नाम होता है वो ममलुक वंश होता है, ना कि गुलाम वंश। ये आप ध्यान रखेंगे। गुलाम इसमें कितने, मतलब 3 ही गुलाम बैठे, इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन अब आगे जाकर गद्दी पर बैठेंगे। तो देखो यहाँ पर अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में बलबन ने क्या कर दिया, अपनी शक्तियों को जो है, अपनी शक्तियों को इन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया। इन्होंने अपनी शक्तियों को बढ़ाया। अब देखो नसरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठे, 1246 से लेकर 65 तक ये गद्दी पर बैठे थे। और इनका जो शासनकाल था वो तुलनात्मक दृष्टि से कुछ ठीक ठाक था, शांतिपूर्ण था, कोई विद्रोह नहीं हुआ। लेकिन इन पर एक ही सवाल है, ये आप ध्यान रखेंगे, वो है टोपी सीकर। टोपी सीकर जीवन निर्वहन किया था इन्होंने। यह सवाल इन पर इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम में पूछा गया था। ऐसे शासक का नाम बताइए जिसने टोपी सीकर जीवन निर्वहन करने वाले शासक का क्या नाम है, तो आप बताइए। नसरुद्दीन महमूद जो है टोपी सीकर जीवन, इनके पास एक टोपी थी, ये बार बार वो फट जाती थी, बार बार उसे सीलते थे और बार बार उसी को पहनते रहते थे। तो इसीलिए इनके बारे में कहा जाए कि टोपी सीकर जीवन निर्वहन करने वाले व्यक्ति कौन थे, कौन से शासक थे, तो यहाँ ध्यान रखेंगे नसरुद्दीन महमूद थे। और ये जो बलबन है, बलबन की एक पुत्री थी, बलबन की वैसे तो 2 पुत्री थी। बलबन ने एक पुत्री की शादी उससे बाप फरीद से भी की थी, और बलबन ने अपनी पुत्री की शादी किससे करते थे, नसरुद्दीन महमूद से। और नसरुद्दीन महमूद बलबन को एक उपाधि देंगे, वो उपाधि क्या होगी, उलूग खां की उपाधि। उलूग खां की उपाधि किसने दी थी, नसरुद्दीन महमूद ने दी थी बलबन को। और अपने शासन की सारी बागडोर जो है बलबन को दे देंगे। अब जो गद्दी पर बैठेगा वो बलबन बैठेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है बलबन का ही, क्योंकि इस वंश को गुलाम वंश कहना ठीक नहीं है, वो इस वजह से क्योंकि इसमें सारे गुलाम नहीं बैठते। और इस वंश को गुलाम वंश इस वजह से भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो सबसे ज्यादा फेमस हुए हैं वो गुलाम ही हुए हैं। तो ये जो है ममलूक वंश हम पढ़ रहे हैं, गुलाम वंश। अब आगे बढ़ते हैं। अब कौन गद्दी पर बैठा, अब गद्दी पर बैठा बलबन, गियासुद्दीन बलबन। यहाँ ध्यान रखेंगे ये जो है द्वितीय इल्वारी शासक थे। प्रथम कौन थे इल्वारी शासक, प्रथम इल्तुतमिश थे। अब देखो इल्तुतमिश और बलबन दोनों ही इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक हो गए, और दोनों ही किस वंश से है, इल्वारी शासक है। तो इसीलिए इस वंश का एक नाम इल्वारी वंश भी पड़ा था, ठीक है। और इनकी उपाधि क्या है, नियामत खुदाई या जिल्ली इला। जिल्ली इला मतलब ईश्वर का प्रतिबिंब या नियामत खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधित्व, ये 2 इनकी उपाधि है। इन्होंने, इनका सवाल क्या बनता है, ईरानी परंपराओं का इन्होंने प्रचलन किया था। ईरानी परंपरा पर लेट कर अभिवादन करते थे, सिजदा में क्या करते हैं, लेट कर अभिवादन करते हैं। और पैपोस में क्या करते हैं, सुल्तान के चरणों को चूमते हैं। तो ये सिजदा हो पैपोस चलाया था इन्होंने। और ईरानी एक त्योहार जो होता है, एक ईरानी त्योहार होता है जिसका नाम होता है नौराज। ये नौराज बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था इनके समय में। इन्होंने ईरानी परंपराओं का जो है इन्होंने प्रचलन किया था, सिजदा और पैपोस जैसी प्रथाओं को इन्होंने चलाया था। तुर्कान-ए-चैलगानी जो इल्तुतमिश ने बनाया था वो तुर्कान-ए-चैलगानी इन्होंने नष्ट कर दिया था। इन्होंने राजस्व के सिद्धांत की व्याख्या करी थी। इन्होंने कहा था राजा जो होता है वो धरती पर ईश्वर का प्रतिबिंब होता है, ईश्वर का प्रतिनिधित्व होता है, उसके प्रति सभी को श्रद्धा रखनी चाहिए। इस तरीके से उन्होंने बहुत लंबी इस पर व्याख्या की थी। मंगोलों का आक्रमण हुआ था इनके समय में, 1285 में मंगोलों का आक्रमण हुआ था इनके समय में तैमूर खां के नेतृत्व में। इस आक्रमण में इनका एक प्रिय पुत्र था जिसका नाम था मोहम्मद, और मोहम्मद की इस युद्ध में जो है मृत्यु हो गई थी। और मोहम्मद की मृत्यु के बाद गियासुद्दीन बलबन को गहरा आघात लगा था और बलबन की पुत्र वियोग में ही मृत्यु हो गई थी। अब इनका एक जो है एक अन्य पुत्र था इनका जिसका नाम था बुखरा खां। जिसका क्या नाम था, बुखरा खां। बुखरा खां का एक पुत्र था, बुखरा खां का एक पुत्र था। बुखरा खां का एक पुत्र जो था वो था कैकुबार मुइजुद्दीन। ये जो गद्दी पर बैठा था, अब ये गद्दी पर बैठा, इनके एक कोतवाल थे फखरुद्दीन और उनका एक दामाद था निजामुद्दीन। इन्होंने उसे 20 दिलवा दिया था।
और बाद में जब राजा ही ऐसे ऐसे काम कर रहे थे तो बाद में ये जो है ये लकवाग्रस्त हो गए थे, ये लकवाग्रस्त हो गए थे। और बाद में जब गद्दी पर बैठा वो बैठा शमसुद्दीन क्यूमर्स गद्दी पर बैठा। और शमसुद्दीन क्यूमर्स जो है ये एक अबोध की तरह काम करता था, ये एक अबोध शासक था, मंदबुद्धि था। और गद्दी पर जो गद्दी पर बैठेगा वो बैठेगा जलालुद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठेगा। अब जलालुद्दीन खिलजी जो है इसके आरिजे मुमालिक थे। क्या थे? आरिजे मुमालिक थे। और इन आरिजे मुमालिक मतलब युद्ध मंत्री थे। ये क्या थे? इसके युद्ध मंत्री थे। और ये गद्दी पर बैठे और इन्होंने क्या हुआ, शमसुद्दीन क्यूमर्स की इन्होंने हत्या कर दी और हत्या कर गद्दी पर बैठ गए। और एक जलालुद्दीन खिलजी ने एक नया वंश चलाया जिसका नाम था खिलजी वंश। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा खिलजी वंश। यानी कि गुलाम वंश में जो है 84 वर्षों तक ये शासन किया है इन्होंने। 84 वर्षों तक इनके 11 राजा बने थे। 84 वर्षों तक इन्होंने 11 राजाओं ने इनके शासन किया। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है कुतुबुद्दीन ऐबक है। इल्तुतमिश है, रजिया सुल्तान पर एक सवाल होते हैं, बलबन पर सवाल बनते हैं। तो छोटे मोटे सवाल एक दो इधर उधर शासक से बनते हैं। तो हमने पूरा गुलाम वंश पढ़ लिया। गुलाम वंश में इतना ही, एक एक वंश को पढ़ेंगे और फिर इसे जो है दिल्ली सल्तनत कवर हो जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।